हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस के साथ शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है, उड़ीसा स्टेट में प्रोजेक्ट बैंक सखी नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देखते हैं इसके बारे में। ये जो पब्लिक सेक्टर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? महाग्राम सुनिवेश इंडिया फिनांस सर्विस लिमिटेड है फॉर ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग। मेन पर्पस इसका क्या है? ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन हो सके, इसी के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट बैंक सखी। ओडिशा स्टेट में किसके द्वारा कोलैबोरेशन करके बनाया गया है? महाग्राम सुनिवेश इंडिया फिनांस सर्विस के साथ मिल करके बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड डोर स्टेप्स हैसल फ्री एक्सेस टू पीपल ऑफ ओडिशा फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। इसमें क्या होगा? बहुत ही कम लोगों को मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से यहाँ पे ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली इसी के बारे में प्रोजेक्ट बैंक सखी है। इसमें क्या होगा? द पीपल ऑफ ओडिशा यूजिंग आवर इनोवेटिव कस्टमर फ्रेंडली फिनेंशियल सर्विस एंड बेस्ट इन क्लास कस्टमर। वो क्या होगा? इस इनोवेटिव आइडिया के जरिए जो कस्टमर है, फिनेंशियल कस्टमर फ्रेंडली है और ये फिनेंशियल सर्विस है, एंड बेस्ट इन क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस डिजिटल एंड फिजिकल टच पॉइंट्स। इसमें क्या होगा? जो भी डिजिटली वो लोग क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना कोई मेहनत किए हुए, अपने घर बैठे या फिर डोर स्टेप तक उनको प्रोवाइड कराया जाएगा ये सारी फैसिलिटी। तो एक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इसको लेकर के प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? बैंक सखी, ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुछ स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में मिलेगा। इसके अभी सीईओ कौन है? एएस राजीव जी हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फाउंडेशन ईयर कब है? 16 सितंबर 1935 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है हमारा यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन मिशन। अभी सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी वहाँ पे ख़राब सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पे युद्ध का माहौल है। तो वहाँ पे यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ताकि वो भारत पुनः वापस सुरक्षित लौट सकें, उसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन या फिर मिशन बोल सकते हैं, उस मिशन का क्या नाम रखा गया है? ऑपरेशन गंगा नाम रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मल्टी प्रोंग्ड इनिशिएटिव नेम्ड ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स हु आर करेंटली स्ट्रैंग्ड इन यूक्रेन। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत पुनः वापस लाने का एक मिशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ये ट्विटर पर भी एक डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल भी ओपन किया गया है, जिसका नाम है ओपी गंगा हेल्पलाइन। इससे क्या मिलेगा? जो भी इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ पे ट्वीट करके या फिर और भी जानकारी ले सकते हैं, जो कि भारत आने में उनको मदद करेगा। इंडिया हैज़ ऑलरेडी सक्सेसफुली ब्रॉट बैक मोर देन 1000 ऑफ इट्स नेशनल। इंडिया पहले ही 1000 लोगों को, 1000 भारतीयों को सुरक्षित वापस ला दिया है। एक और यहाँ पे एक चीज़ सेटअप किया गया है इंडिया के द्वारा। 24/7 कंट्रोल सेंटर ओपन किया गया है, जो कि थ्रू बॉर्डर क्रॉसिंग विथ हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, ये जो वहाँ की यूक्रेन की बॉर्डर से ये सटे हुए हैं, तो यहाँ से एक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पे क्या बना दिया गया है? 24/7 कंट्रोल सेंटर बना दिया गया है, जहाँ से कोई भी भारतीयों को अगर इंडिया वापस आना है तो वहाँ से उसकी हेल्प ले सकता है और आ सकता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? ऑपरेशन गंगा नाम का इवैक्यूएशन मिशन बना हुआ है। नेक्स्ट है जापान एंड इंडिया रिन्यूज द बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट, BSA जिसको बोलते हैं। इतना युद्ध का माहौल है रसिया में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इंडिया और जापान ने एक बाइलेटरल स्वैप अरेंजमेंट पे साइन किया है, उसको सहमति मिली हुई है। बाइलेटरल स्वैप क्या होता है? इसमें क्या किया जाएगा? इंडिया जो है जापान से एक तरह से पैसा लेगा या समझ ले बोरो करेगा, और जापान इंडिया से बोरो करेगा। ये एक्सचेंज होता है। इसमें करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। और यहाँ पे टोटल लिमिट क्या रखा गया है? टोटल कितना एक्सचेंज करना है? USD 75 बिलियन, मतलब $75 बिलियन में इसका ये सारी चीज़ों करेंसी का एक तरह से स्वैप होगा, एक एक्सचेंज होगा। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये BSA क्या होता है? इट मीन्स दैट जापान एंड इंडिया कैन बोरो मनी फ्रॉम ईच अदर इन ईदर देयर करेंसी, दैट इज इंडियन रुपीज और जापानीज रुपीज और US डॉलर। इसका मतलब ये है कि जापान और इंडिया एक दूसरे से क्या उधार ले सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, या तो अपनी करेंसी में
या फिर इंडियन करेंसी में, जापानीज करेंसी में, या फिर यूएस डॉलर में। यहाँ पे 3 करेंसी का फॉर्मेट है, या तो इंडियन करेंसी 2 के बीच हो रहा है, इंडिया और जापान, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन और जापानीज करेंसी तो होगा ही। यहाँ पे उसके साथ साथ क्या होता है, यूएस डॉलर का भी यहाँ पे एक्सचेंज होता है, क्योंकि हर एक कंट्री क्या रखता है अपना रिजर्व के तौर पे, उनका एक फॉरेक्स इंडेक्स, फॉरेक्स मार्केट में क्या यूएस डॉलर रिजर्व रहता है, तो यूएस डॉलर का भी एक्सचेंज होता है इस एग्रीमेंट में, इस अरेंजमेंट में। दिस कैन बी फर्दर एक्सप्लेन, यहाँ पे दिया है, व्हेन इंडिया वांट्स टू बोरो मनी फ्रॉम जापान इट कैन बोरो इन यूएस डॉलर और जापानीज येन अप टू द लिमिट 75 बिलियन। अगर इंडिया चाहे जापान से बोरो करना, पैसा बोरो करना, तो किस चीज़ में बोरो करेगा, या तो यूएस डॉलर में करेगा, नहीं तो जापानीज येन में करेगा। जापान की करेंसी का नाम येन होता है, लेकिन लिमिट क्या होगा, 75 बिलियन तक कर सकता है। उसी तरह ठीक उसी प्रकार अगर इंडिया से मनी बोरो करना चाहे तो किस में कर सकता है, या तो यूएस डॉलर में, नहीं तो इंडियन करेंसीज में बोरो कर सकता है। यहाँ पे भी लिमिट है 75 बिलियन डॉलर का, यहाँ पे ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है कि इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये करेंसी का एक्सचेंज होता है तो उस समय कुछ कंडीशन लगाया जाता है कि एक सर्टेन कंडीशन के तहत हम लोग करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको विथ इंटरेस्ट आपको पैसा पे करना होगा। तो एक तरह से बॉन्डिंग बनती है कि हाँ आपको ये करना है। अभी जो मार्केट में वैल्यू है यूएस डॉलर का, चाहे इंडियन रुपीज़ का, चाहे जापानीज येन का, तो जिस दिन एक्सचेंज होता है उस दिन का जो रेट होता है, करेंट रेट होता है, करंट वैल्यू होता है, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो एक पूरी तरह से कंडीशनल एक सिचुएशन होता है जिसमें आगे आने वाले टाइम पीरियड में फिर ये पैसा जितना बोरो किए हैं फिर उनको लौटाना पड़ता है। तो यही है क्या BSA, एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं, जो हाल ही में जापान और इंडिया के बीच में हुआ है। वर्थ क्या रहेगी, इसकी कीमत क्या रहेगी, आपका 75 बिलियन डॉलर। ये ऐसा 2018 में भी हुआ था, बैंक ऑफ जापान और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट है हमारा संजय पांडे अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर किसको बना दिया गया है, संजय पांडे जी को बना दिया गया है। ये IPS ऑफिसर है, 1986 बैच के हैं, जो कि बन गए हैं पुलिस कमिश्नर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। अभी इसके पहले वो क्या थे, DGP थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। और यहाँ पे ये 18 फरवरी को क्या कर दिया गया, ही वॉज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एक्टिंग DGP ऑन February 18 आफ्टर बॉम्बे हाई कोर्ट पुल्ड अप द स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज अपॉइंटमेंट अप्रैल लास्ट ईयर। इनका अपॉइंटमेंट लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, लेकिन इस बार फरवरी 18 तारीख को इनको रिमूव कर दिया गया है। और ये किसका जगह लेंगे, हेमंत नागराले का जगह लेंगे, जो कि इसके पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। इसके जगह पे संजय पांडे जी आ रहे हैं। तो हेमंत नागराले को कहाँ पे भेजा गया है, उनको बना दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का MD बना दिया गया। तो हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे होगा, मुंबई का पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया, संजय पांडे जी को। किसका स्थान लेंगे, हेमंत नागराले जी का स्थान लेंगे। और हेमंत नागराले को क्या बना दिया गया, महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेशन का MD बना दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ NAAC। ये NAAC क्या होता है, इसको NAC पढ़ते हैं। और ये जो UGC हमारा होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लगभग इसी का एक पार्ट है, समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशंस काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जितने भी हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, इसको एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है। उसका किसी यूनिवर्सिटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ पे किस किस बेस लेकर के उसकी रैंकिंग करनी है, उसको ग्रेडिंग कैसे करनी है। तो हर साल एक आका इंडेक्स आता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी टॉप किया, ये कॉलेजेस टॉप किया। तो इसका काम यही है, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रोवाइड करना, रेटिंग करना, उन लोगों का असेसमेंट करना उनके परफॉर्मेंस के आधार पे। तो एक संगठन है, बोल सकता है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका चेयरमैन किसको बना दिया गया है, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को बना दिया गया है। इस पोजीशन पे पहले कौन थे, अभी जगदीश कुमार थे, प्रोफेसर जगदीश कुमार, लेकिन इनको बना क्या दिया है, UGC का चेयरमैन बना दिया गया। इसके वजह से पोजीशन वैकेंट था, और इस वैकेंट पोजीशन को कौन फिल कर रहे हैं, अभी भूषण पटवर्धन जी कर रहे हैं। ये आयुष मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक रिसर्च प्रोफेसर के तौर पर भी कार्यरत है। और अभी ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी अब क्या है, एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर के तौर पर भी ये काम कर रहे हैं। तो याद क्या रखना, NAAC
जिसका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके चेयरमैन बना दिए गए हैं भूषण पटवर्धन जी को, और इसके किसका जगह ले रहे हैं, जगदीश कुमार जी को, जिसका जगदीश कुमार क्या बन गए हैं, यूजीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-225, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। डिस्ट्रॉयड इन रसिया अटैक, ये क्या था, यूक्रेन में ही था। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट था जिसका नाम एंटोनोव AN-225 है, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। अभी हाल में जो अटैक चल रहा है वहाँ पे दोनों देशों के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें इसको पूरा तहस नहस कर दिया गया। बहुत बड़ा था, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट था। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट नेम्ड, ये दे रखा है, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन एन अटैक ऑन इट्स बेस ऑन गोस्तोमेल एयरपोर्ट इन यूक्रेन। यूक्रेन में एक एयरपोर्ट का नाम है, यहीं पे था, और इसी एयरपोर्ट पे हमला कर दिया गया था रसिया के द्वारा, और ये पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। इट वॉज फॉर्मली नोन एज द कोसैक, इसका पहला नाम क्या था, कोसैक। इट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, ऑपरेटिंग कोड, ये नाटो के द्वारा एक कोड दिया गया था जिसका नाम क्या था, कोसैक। दिस सुपर हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन वाज बेटर नोन बाय इट्स यूक्रेनियन नेम, यूक्रेन का नाम भी कुछ दे रखा था इसका, एमरिया इसका नाम रखा गया था यूक्रेन के द्वारा, और द ड्रीम, दो नाम यहाँ पे, तीन नाम बेसिकली। इसका ऑफिशियल नाम तो एंटोनोव AN-225 हो गया, नाटो के द्वारा इसको कोड क्या दिया गया था, कोसैक, और यूक्रेनियन नेम में इसका नाम क्या रखा गया था, एमरिया या फिर द ड्रीम। यहाँ पे हमारे लिए याद रखने की विषय है। इट इज़ ए 6 इंजन, इसमें 6 इंजन था, 84 मीटर लॉन्ग, बहुत एक बेहेमोथ बोल सकते, बहुत विशाल बोल सकते हैं। विथ इट्स 32 व्हील्स लैंडिंग गियर, इसमें 32 व्हील्स थे, एंड हैड इट्स फर्स्ट फ्लाइट ऑन December 21, 1988, और इसकी पहली फ्लाइट कब हुई थी, दिसंबर 21 को 1988 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज होगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-225 को रशियन अटैक्स में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME सेलिब्रेट्स आइकॉनिक वीक फ्रॉम 28 फरवरी टू 6 मार्च। हमारी जो MSME मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसने क्या डिसाइड किया है, 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक एक आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट करेंगे। इसमें क्या होगा, अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसी इनिशिएटिव के तहत ये पहल लिया गया है। ड्यूरिंग आइकॉनिक वीक मिनिस्ट्री ऑफ MSME विल लॉन्च फेज़ 2 नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव, इसका एक सेकेंड फेज लॉन्च किया जाएगा, MSME के द्वारा ही लॉन्च किया है। ये भी याद रख सकते हैं हम लोग क्या, कि संभव जो प्रोग्राम है इसका फेज़ 2 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, MSME के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, थ्रू विच मोर देन 1 लाख स्टूडेंट फ्रॉम 1300 कॉलेजेस विल बी मोटिवेटेड टू टेक अप इंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या किया जाए, लगभग 1300 कॉलेज से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट किया जाए इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ MSME ऑल्सो लॉन्चिंग इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव इन 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। MSME एक क्या इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव भी लॉन्च कर लिए, 46 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किए। तो हमारे लिए पॉइंट बनेगा, ये जो आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक मनाया जाएगा, और इसका सेकेंड फेज संभव भी इसमें लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेघालय लॉन्चेज ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ स्टेट फूड कमीशन। मेघालय की जो सरकार है ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम को लॉन्च की है, स्टेट फूड कमीशन का जो सिस्टम है उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए। कभी कभी सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जाती हैं जिसमें लोगों को जो अनाज, गेहूँ, चावल, दाल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसमें बहुत सारा फ्रॉड वगैरह होता है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत सारी लोगों की समस्याएं आती हैं, तो उसका समाधान करने के लिए एक रिपोर्टिंग ऑनलाइन किया जाएगा ताकि हर चीज़ों को बारीकी से हैंडल किया जा सके। जो मेघालय के जो चीफ सेक्रेटरी RV सुचियांग हैं, वो क्या कमीशन किया ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ मेघालय स्टेट फूड कॉरपोरेशन के जरिए। ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, आसान बनाएगा। क्विक सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय डिस्ट्रिक्ट ग्रेवियंसेस रेडिसल ऑफिसर इन इश्यू रिलेटिंग टू इफेक्टिव रेड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस इन मैटर रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटाइटल फूड ग्रेन्स और मील्स टू इन्फोर्स द इंटाइटल। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फूड ग्रेन्स का, मील्स का, उसमें जो भी दिक्कतें हैं, समस्या हैं, उसको रिपोर्ट ऑनलाइन रिपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा और इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है जो इसमें फ्रॉड वगैरह होता है।
नेक्स्ट है हमारा अन्नपूर्णा देवी प्रेजेंटेड नेशनल आईसीटी अवार्ड्स टू 49 टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी जी, इन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया है नेशनल आईसीटी अवार्ड। आईसीटी के फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार कितने टीचर्स को दिया गया है? 49 टीचर्स, 49 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है आईसीटी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि काफ़ी इनोवेटिव आइडिया, आजकल तो पूरा टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है पढ़ाई में, पढ़ने पढ़ाने, मतलब यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट बोर्ड हो गया, लैपटॉप, टैब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लगा करके बच्चों को सिखाने में काफ़ी मदद करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग तरीक़ा से उन चीज़ों को बताते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके वो बच्चों को सिखाते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देख करके यहाँ पे आईसीटी अवार्ड दिया जाता है। और टोटल कितने लोगों को दिया गया है? 49 टीचर्स को इस पर दिया गया है। बेसिक थीम हमारा यही है, ये याद रख सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा दिया गया है नेशनल आईसीटी अवार्ड। लद्दाख एलजी इनागुरेट्स फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022। लद्दाख के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम क्या है? आर के माथुर जी, इन्होंने क्या शुभारंभ किया है? पहली दफ़ा फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022। आइस वॉल क्लाइंबिंग मतलब एक समझ लिए कि आइस वॉल है, बर्फ़ का पूरा पहाड़ है, इस पर हमको चढ़ाई करना होता है, क्लाइंबिंग करना होता है। तो एक कंपटीशन है कि कौन जीतता है, तो कुछ यहाँ पे सर्टेन पैरामीटर्स होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन जो कि कहाँ पे गंगलास करके कोई जगह है लेह में, वहीं पे ये शुरू किया जाएगा। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ जो आईटीबीपी होता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होता है, उसके जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उनके द्वारा इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो आईटीबीपी के अलावा और कौन भाग ले रहा है इसमें? लद्दाख पुलिस, लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एंड टीम फ्रॉम नुब्रा आर पार्टिसिपेटिंग इन 2 डे कंपटीशन। 2 दिन का ये कंपटीशन चलेगा। ये हमारा जो ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स होता है, इसमें क्या होगा, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये अभी से लगभग एक तरह का तैयारी हो सकता है और उसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे ये किया जा रहा है। फर्स्ट एवर क्लाइंबिंग वॉल चैंपियनशिप ये हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कहाँ पे? लद्दाख में। वहाँ के एलजी कौन है? आर के माथुर जी हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं चार्जिंग स्टेशन कमीशन बाय BSES। पहली बार स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। किसके द्वारा कमीशन किया गया है? BSES के द्वारा कमीशन किया गया। एक सब्सिडरी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसका नाम क्या है? ACS यमुना पावर लिमिटेड, जिसको BYPL भी बोलते हैं, हैज़ कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक खोला गया है। ये किसके द्वारा एक बैक किया जा रहा है? BSES बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक है, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और एग्जीक्यूट किसके द्वारा है? फॉर्टम चार्ज एंड ड्राइव के द्वारा किया जा रहा है। तो यही है यहाँ पे किसके द्वारा, कहाँ पे लॉन्च किया गया? दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। इसका कुछ की पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। एक ऐसा स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन है जो कि एक बार में मतलब सेम टाइम में 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकता है। द स्टेशन इज लोकेटेड एट BYPL's 11 किलोवोल्ट सब स्टेशन बिल्डिंग विच इज़ इन मयूर विहार एक्सटेंशन इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे मयूर विहार में एग्जैक्ट यहाँ पे कहाँ रखा है? मयूर विहार जो कि न्यू दिल्ली में आता है। ये कहाँ 11 किलोवोल्ट सब स्टेशन यहाँ पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमको बस याद रखना है कि स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? न्यू दिल्ली में खोला गया है। गूगल स्टार्ट्स प्ले पास सब्सक्रिप्शन इन इंडिया। प्ले पास सब्सक्रिप्शन एक गूगल के द्वारा एक सब्सक्रिप्शन होता है। अभी तो खैर ये मंथली एक महीने का एक फ्री ट्रायल दे रखा है। इसमें क्या होगा, आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो काफ़ी गेम, जो इम्पोर्टेंट गेम है, जो काफ़ी फेमस वेल नोन गेम है, जैसे जंगल एडवेंचर, वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2, इन सारी चीज़ों का आप बिना ऐड के, जैसे हम लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं ना, उसमें ऐड आ जाते हैं या फिर कोई परचेजिंग गाइड आ जाता है, ये सामान खरीद लो, वो सामान खरीद लो, तो ये सारी जो ऐड आता है वो आपका बिना ऐड के आएगा। तो ये प्ले पास करके एक सब्सक्रिप्शन किसके द्वारा लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। दैट विल प्रोवाइड एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स एक्सेस टू ओवर 1000 एप्लीकेशन एंड गेम्स विदाउट एड्स इन एप्स परचेज
और कोई भी किसी भी तरह का ऐड नहीं आएगा, आप फ्रीली आप खेल सकते हो। ये टोटल